एक बार फिर मैं अभय कुमार झा, रिटायर्ड डीएसपी, आप लोगों के सामने बीएनएसएस को लेकर उपस्थित हूं। आज चैप्टर 6 बीएनएसएस का, जो सीआरपीसी का भी चैप्टर 6 ही था, को देखेंगे कि इसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया है। यह चैप्टर हाजिर होने को विवश करने के लिए जो न्यायालय द्वारा आदेशिका निर्गत किया जाता है उससे संबंधित है। पूर्व में भी इस अध्याय में कुल 30 धाराएं थी, वर्तमान में 31 धाराएं हैं, एक धारा नया जोड़ा गया है। सबसे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को सिर्फ हम लोग देखेंगे, बाकी जो सेक्शन है वो यथावत हैं। उनमें सिर्फ धारा में परिवर्तन हुआ है और जो उसका थीम है वो यथावत है। सबसे पहला जो धारा 63, जो पुराना धारा 61 था, उसके उपधारा 2 में जोड़ा गया है, जिसके अनुसार न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मन किसी इनक्रिप्टेड या एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में भी निर्गत किया जा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी जो निर्गत होगा उस पर न्यायालय का मुहर और डिजिटल हस्ताक्षर रहना आवश्यक है। उसी तरह धारा 64, जो पुराने सीआरपीसी में धारा 62 था, में भी परिवर्तन किया गया है, जिसके अनुसार सम्मन की तामीला कैसे की जाए उसमें कुछ नए तथ्य जोड़े गए हैं। उसके उपधारा 1 में बताया गया है कि न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मन को न्यायालय के रजिस्ट्रार तथा थाना द्वारा रखे गए रजिस्टर में निश्चित रूप से प्रविष्ट किया जाएगा। यानी थाना में जो रिसीट रजिस्टर है उसमें आपको निश्चित रूप से जो न्यायालय से निर्गत सम्मन तामीला के लिए आपको प्राप्त होगा उसको रिसीट करना है। और रजिस्टर में उसके संबंध में जो ईमेल है, फोन नंबर है तथा सम्मन के संबंध में अन्य जो ब्यौरा है वह भी अंकित किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग का जो पुराना रिसीट रजिस्टर है सम्मन में, या तो उसका नया फॉर्मेट तैयार करना होगा, या जब तक नया फॉर्मेट तैयार नहीं होता है तो आप अभियुक्ति कॉलम में जिसके संबंध में ये सम्मन निर्गत है उसका ईमेल या व्हाट्सएप नंबर या अन्य कोई डिजिटल फॉर्म में उसका संपर्क सूत्र है तो वो आपको लिखना होगा। उसी तरह उपधारा 2 में यह जोड़ा गया है कि राज्य सरकार द्वारा बनाए नियमानुसार न्यायालय द्वारा विधिवत निर्गत सम्मन की तामीला इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी की जा सकती है। इसलिए इस फॉर्मेट में आपको ये परिवर्तन करना आवश्यक है रिसीट रजिस्टर में, क्योंकि आपके द्वारा जो तामीला होगा तो जिस तरह न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज सकता है उसी तरह पुलिस अफसर भी, यदि आपके पास संसाधन है और जिसके नाम सम्मन निर्गत हुआ है उसका यदि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास सूचना है तो आप भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको तामीला कर सकते हैं। उसी तरह धारा 65, जो पूर्व में धारा 63 था, और निगम, निकाय, फर्म और सोसाइटी पर सम्मन की तामीला किस तरह की जाए उससे संबंधित है। इसमें भी उपधारा 2 में यह परिवर्तन किया गया है कि किसी फर्म या अन्य व्यक्ति के समूह के नाम से यदि कोई सम्मन है तो उसके किसी भी भागीदार को आप देकर उसके रजिस्टर पता पर या तामीला कराकर इस सम्मन का तामीला करा सकते हैं। उसी तरह धारा 66, जो पूर्व का धारा 64 है, उसमें भी परिवर्तन किया गया है कि जब जिसके नाम से सम्मन निर्गत है यदि वो आदमी नहीं मिलता है तो पूर्व में यह लिखा हुआ था कि उसके परिवार के पुरुष सदस्य को देके तामीला कराना है, तो अब पुरुष को समाप्त कर दिया गया है। यानी अब यदि सम्मन जिसके नाम निर्गत है वो आदमी नहीं मिलता है तो उसके घर के किसी भी वयस्क सदस्य को देकर सम्मन का तामीला कराया जा सकता है। उसी तरह धारा 71, जो पूर्व का धारा 69 था, में भी परिवर्तन किया गया है। इस धारा में साक्षी पर निर्गत सम्मन के संबंध में अंकित किया गया था। पूर्व में यह बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा भी तामीला का निर्देश अब आप दे सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यदि आप किसी साक्षी पर तामीला कराते हैं तो उसका एक प्रति प्राप्त करके और उस पर
थाना प्रभारी द्वारा यदि लिख दिया जाता है कि किस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के द्वारा उस सम्मन का तामीला कराया गया है, तो ही न्यायालय में मान्य होगा कि आपके द्वारा उसका तामीला करा दिया गया है। इसी तरह धारा 82 जो पूर्व में धारा 80 था, उसमें भी परिवर्तन किया गया है कि गिरफ्तार यदि आप जिला से बाहर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तब क्या प्रक्रिया अपनाया है। तो उसमें उपधारा 2 नया जोड़ा गया है, जिसके अनुसार जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन जिले के बाहर किया गया है, उस स्थिति में गिरफ्तार करने वाले पदाधिकारी का यह कर्तव्य है कि वो तत्काल दोनों जिला में पदाभिहित पुलिस अधिकारी को आपको सूचना देना है कि अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसे गिरफ्तार करके कहां रखा गया है। यानी जहां आप गिरफ्तार करते हैं उस जिला के कंट्रोल रूम को और आप अपने जिला के कंट्रोल रूम को, दोनों जगह आपको सूचना देना आवश्यक हो गया है। उसी धारा 84 जो पूर्व का धारा 82 था और फरार व्यक्ति के संबंध में उद्घोषणा से संबंधित था, इसमें उपधारा 4 में परिवर्तन किया गया है। पहले उपधारा 4 में आईपीसी का विभिन्न धारा का उल्लेख था, जिसको समाप्त कर दिया गया है नए भारतीय न्याय संहिता में, और उसके स्थान पर यह अंकित कर दिया गया है कि यदि कोई 10 वर्ष या उससे अधिक के दंडनीय अपराध में शामिल है तो आप उसके विरुद्ध जब विधिवत तामीला प्रोक्लामेशन का कर देते हैं तो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कराने हेतु आपको एक आवेदन न्यायालय में देना है। न्यायालय उस आवेदन के आधार पर प्रोक्लेम्ड उसको घोषित करेगा, तभी उस पर पुनः आप बीएनएस के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। उसी तरह धारा 86 एक नया जोड़ा गया है जो पूर्व के सीआरपीसी में नहीं था। इसके अंतर्गत यदि उद्घोषित व्यक्ति की पहचान करना हो, ऐसा उद्घोषित अपराधी जो दूसरे देश में भाग गया है, उस अपराधी के संपत्ति की पहचान, कुर्की एवं जब्ती के लिए किसी विदेशी न्यायालय या प्राधिकार से सहायता हेतु जो अनुरोध पत्र देना है उसके संबंध में है, जो लेटर ऑफ रोगेटरी कहलाता है। तो इसमें यह जोड़ा गया है कि पुलिस अधीक्षक या उसके ऊपर के पंक्ति के पदाधिकारी ही द्वारा न्यायालय में आवेदन दिया जाएगा, तभी न्यायालय उस पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। उसी तरह अध्याय 7 जो चीज पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिका से संबंधित है, इस अध्याय में पूर्व में 15 धाराएं थी, वर्तमान में 2 अतिरिक्त धारा जोड़ा गया है और कुछ धाराओं में परिवर्तन किया गया है। धारा 105 नया जोड़ा गया है। इसके अनुसार श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से तलाशी और अभिकरण को रिकॉर्ड करना है। ये आपको सबसे महत्वपूर्ण पुलिस के लिए है। इसमें यह जोड़ा गया है कि जो पुलिस पदाधिकारी तलाशी से संबंधित किसी कार्रवाई को अंजाम देता है, तो किसी भी परिस्थिति में पुलिस द्वारा जब कभी तलाशी एवं जब्ती की प्रक्रिया की जाए तो इस प्रक्रिया का ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स द्वारा रिकॉर्डिंग आवश्यक है। आप अपने मोबाइल के द्वारा भी इसका रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस रिकॉर्डिंग में यह ध्यान रखना है कि वस्तुओं को जब्त करने की सूची तैयार करने की प्रक्रिया एवं सूची पर गवाह का हस्ताक्षर जो लेते हैं उसकी प्रक्रिया का निश्चित रूप से रिकॉर्डिंग हो। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय नए बीएनएसएस में दिया गया है जो पुलिस के लिए अति आवश्यक है। साथ ही साथ ये जो रिकॉर्डिंग है उसको 48 घंटा के भीतर संबंधित दंडाधिकारी के पास आपको भेज देना है। ये 185 बीएनएसएस में उल्लेख किया गया है। उसी तरह धारा 107 भी नया जोड़ा गया है। इसके धारा 107 में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है जो पुलिस को काफी अधिकार दिया है। इसके अनुसार यदि किसी पुलिस पदाधिकारी को इन्वेस्टिगेशन के क्रम में यह ज्ञात हो और यह विश्वास हो कि किसी अभियुक्त के द्वारा या किसी संदिग्ध के द्वारा कोई संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपराधिक क्रियाकलाप से प्राप्त किया गया है
या अपराध के कारित करने से प्राप्त हुआ है या उत्पन्न हुआ है, तो ऐसे संपत्ति को पुलिस अफसर न्यायालय के आदेश से जब्त कर सकता है। इसके लिए जो प्रक्रिया है उसके अनुसार यदि उसको पुलिस पदाधिकारी को ज्ञात हुआ तो सबसे प्रथम वो अपने पुलिस अधीक्षक से इसके लिए अनुमोदन प्राप्त करेगा। तत्पश्चात ही वो न्यायालय में आवेदन देगा कि उसे ये ज्ञात हुआ है, इसलिए उस संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया जाए। इसमें दो तरह का प्रावधान है। यदि आपको यह ज्ञात हो कि कोई जैसे अचल संपत्ति है, तो अचल संपत्ति को तो लेके कोई भाग नहीं सकता है, तो उस अवस्था में आप पुलिस अधीक्षक से अनुमोदन के पश्चात न्यायालय में उस संपत्ति के बारे में पूर्ण विवरण देके उसको जब्त करने के लिए आदेश देने के लिए आवेदन देंगे। तब न्यायालय क्या करेगा कि न्यायालय उस व्यक्ति को उस संबंध में शो कॉज नोटिस देगा कि आप 14 दिन के अंदर यह बताइए कि ये जो संपत्ति आपके पास है, ये संपत्ति आप किस तरह से प्राप्त किए हैं। और यदि वो व्यक्ति अपना उत्तर नहीं देता है या ऐसा देता है जिस पर न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि वास्तव में वो संपत्ति आपराधिक क्रियाकलाप से प्राप्त किया गया है, तो पुलिस पदाधिकारी को वो ऐसे संपत्ति को जब्त करने का आदेश देगा। दूसरा है कि यदि पुलिस पदाधिकारी को यह लगे कि वो संपत्ति तत्काल वो हटा देगा, तो उस संबंध में उसको आवेदन में यह लिखना होगा कि यदि अभियुक्त का यह संपत्ति जो आपराधिक क्रियाकलाप से प्राप्त हुआ है तत्काल जब्त नहीं किया जाएगा तो हटा देगा, उस स्थिति में न्यायालय उसको तत्काल जब्त करने के लिए आदेश देगा। इसमें यह भी उल्लेख है कि यदि वो संपत्ति उस व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से खरीद लिया गया है तो ऐसे व्यक्ति को भी न्यायालय सम्मन देगा। और जब न्यायालय का आदेश जब्त करने का हो जाए तत्पश्चात पुलिस पदाधिकारी के द्वारा ऐसे संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। और यदि वो तत्काल जब्त करने का आदेश दे दिया है तत्पश्चात न्यायालय उससे पुनः शो कॉज करेगा कि आप बताइए कि ये संपत्ति आपको कहां से प्राप्त हुआ और 14 दिन के भीतर उससे स्पष्टीकरण की मांग करेगा। न्यायालय इस बीच में देखेगा कि वास्तव में वो संपत्ति आपराधिक क्रियाकलाप से प्राप्त हुआ है या नहीं। जैसा न्यायालय के विवेक में होगा उस तरह का वो आदेश देगा। यदि न्यायालय को लगे कि वो वास्तव में संपत्ति आपराधिक क्रियाकलाप से प्राप्त किया है या अपराध से संबंधित है, तत्पश्चात उसको जब्त करके उस संबंध में जो पीड़ित पक्ष हैं, पीड़ित पक्ष के बीच में उस संपत्ति को अनुपातिक रूप से बंटवारा के लिए वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश देगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्वयं या अपने किसी जूनियर पदाधिकारी से उस संपत्ति को बांटने के लिए कहेंगे। और यदि कोई पीड़ित पक्ष उपलब्ध नहीं है या पीड़ित पक्ष नहीं आता है तो वो संपत्ति सरकार की हो जाएगी। लेकिन इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी यह निर्देश न्यायालय देगा कि 60 दिन के भीतर ही ये आप बंटवारा कर दें। इसलिए ये खासकर जो चीट फंड इत्यादि के केस में होता है उस केस के लिए ये एक महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसी तरह अध्याय 8 जो पूर्व का अध्याय 7A था उसमें अब जो 166A और 166B धारा था CRPC का, उसको अब उसके साथ जोड़ दिया गया है। उसके बाद जो पुलिस के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है वो अध्याय 12 में जो CRPC का अध्याय 11 था, उसमें धारा 172 पुलिस पदाधिकारी को काफी अधिकार देता है। पुलिस के विधिपूर्ण निर्देशों का व्यक्तियों को मानने की बाध्यता दी गई है। यानी अब पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक को मैंडेटरी बनाया गया है कि इस अध्याय में कहा गया है कि पुलिस द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान व्यक्ति को दिए गए सभी निर्देश को मानने के लिए सभी पब्लिक बाध्य है। यदि कोई व्यक्ति
इसके उपधारा 1 में पुलिस द्वारा दिए गए निर्देश का प्रतिरोध करता है, इनकार करता है, अवज्ञा करता है या अवहेलना करता है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस अपने कस्टडी में ले सकता है या उसको ऐसा काम करने से हटा सकता है। और यदि 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है यदि आप कस्टडी में रखे हुए हैं। इस धारा में यह भी कहा गया है कि यदि छोटा मोटा अपराध किया है तो ऐसे व्यक्ति को आप मुक्त कर सकते हैं, लेकिन यदि गंभीर अपराध है तब फिर आपको 223A BNS के तहत FIR करके उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अब जो अध्याय 13 जो पूर्व CRPC का अध्याय 12 था, जो पुलिस पदाधिकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि यह इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ है। इस अध्याय में जितने भी धाराएं हैं सभी धाराओं का अनुपालन पुलिस पदाधिकारी को करना आवश्यक है, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से जानना है। धारा 173 जो पूर्व के धारा 154 जो FIR से संबंधित है, इससे संबंधित है। तो धारा 173 में जो पहला संशोधन किया गया है वो क्षेत्र से संबंधित है। पूर्व में मैं कहा था कि जो नया BNSS है उसमें जो महत्वपूर्ण सुधार हुआ है वह यह है कि पूर्व के धाराओं में जो अंतर्निहित तथ्य थे उसको स्पष्ट कर दिया गया है। तो पूर्व के धारा 154 में क्षेत्र का जिक्र नहीं था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 0 FIR का प्रावधान बनाया गया था जिसका अनुपालन अभी भी हम लोग कर रहे थे। तो अब इस धारा में यह जोड़ दिया गया है कि आप 0 FIR के स्थान पर जब भी कोई व्यक्ति भारतवर्ष में कहीं भी संज्ञेय अपराध की सूचना किसी भी थाना में देता है तो आप बिना क्षेत्र पर विचार किए हुए उस सूचना को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ यह भ्रम उत्पन्न होता है कि क्या उस पर हम FIR करेंगे, तो इसके साथ साथ आपको 175 BNSS को भी ध्यान में रखना होगा। तो उसको जब ध्यान में रखेंगे तब आप पाएंगे कि यदि आपके क्षेत्र का वह मामला नहीं है, यानी क्षेत्र आपके थाना से क्षेत्र का मतलब नहीं है, जो न्यायपालिका का क्षेत्र है, यानी आप जिस न्यायालय के समक्ष हैं उस न्यायालय का यदि वो क्षेत्र ऐसा है जिसका वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, तब उस स्थिति में आपको 0 FIR दर्ज करना है। और यदि आपका क्षेत्र है तो आप उस पर FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये पहले से हम लोग के यहाँ प्रक्रिया में था, वो ही जोड़ा गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है वो सूचना के संबंध में। पूर्व में यह व्यवस्था थी कि कोई भी पीड़ित या कोई भी व्यक्ति संज्ञेय अपराध की सूचना थाना प्रभारी को मौखिक या लिखित में ही दे सकता है। अब यह व्यवस्था किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने संज्ञेय अपराध की सूचना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी दे सकता है, लेकिन इसमें यह व्यवस्था किया गया है कि थाना प्रभारी द्वारा उसे प्राथमिकी के रूप में तभी लेखबद्ध किया जाएगा जब सूचनादाता द्वारा उस पर 3 दिनों के अंदर थाना पर आकर हस्ताक्षर कर दिया जाएगा। यानी कि जब आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से सूचना मिलता है और जो सूचनादाता है, सूचनादाता के साथ ही कोई घटना घटित हुई है, तो वह सूचना यदि आपको तत्काल कार्रवाई करने के से संबंधित है तो आप तत्काल कार्रवाई करेंगे, लेकिन FIR में वो कन्वर्ट तभी होगा जब उस पर हस्ताक्षर होगा, जिसके लिए उसको 3 दिन के भीतर थाना पर आकर हस्ताक्षर करना है। यदि मान लिया जाए कि वो तत्काल 3 दिन के भीतर नहीं आता है तो जो सूचना प्राप्त हुआ वो सूचना सिर्फ स्टेशन डायरी एंट्री होकर रह जाएगा। लेकिन इसमें थाना प्रभारी को यह ध्यान रखना है कि यदि वो सूचना किसी गंभीर अपराध से संबंधित है और दूसरे से संबंधित है, उस परिस्थिति में थाना प्रभारी किसी दूसरे माध्यम से भी सूचनादाता
को आइडेंटिफाइड करके या किसी दूसरे के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर तत्काल कार्रवाई करेगा। उसी तरह उपधारा 2 में संशोधन करके विक्टिम शब्द को भी जोड़ा गया है। यानी पहले जो कहा गया था कि एफआईआर की एक प्रति निःशुल्क सूचनादाता को दिया जाएगा, तो अब सूचनादाता के साथ साथ विक्टिम भी जोड़ दिया गया है। यदि आप विक्टिम को भी दे देते हैं और सूचनादाता यदि दूसरा है तभी यह वैलिड माना जाएगा। यानी एफआईआर की एक प्रति सूचनादाता या विक्टिम दोनों में से किसी को मुफ्त में देना आवश्यक है। उसी तरह इस धारा के उपधारा 3 जोड़ा गया है जो डिले एफआईआर के से संबंधित है। तो आपको याद होगा कि जयललिता बनाम यूपी के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिले एफआईआर का प्रोविजन पहले बनाया था। यानी कि कहता है कि तत्काल जो संज्ञेय अपराध की सूचना दी गई है तो किस परिस्थिति में थाना प्रभारी तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं करके प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। तो इसको अब उपधारा 3 के रूप में वैधता प्रदान की गई है तथा कहा गया है कि 3 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम, यानी आपको याद रखना है कि 7 वर्ष से कम के अपराध में ही यह लागू है। ऐसा अपराध जिसमें 7 वर्ष से कम के कारावास का प्रोविजन हो, वैसे अपराध का यदि संज्ञेय अपराध का सूचना आपको देता है और थाना प्रभारी को लगता है कि यह कांड गंभीर प्रकृति का नहीं है, तो उस स्थिति में थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के डीएसपी या उससे वरीय पदाधिकारी के आदेश से उस पर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं कर 14 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच कर सकता है। जांच में आपको यह पता लगाना है कि कांड में अग्रतर कार्रवाई करने हेतु प्रथम दृष्टया साक्ष्य है या नहीं, तदोपरांत कार्रवाई करेगा। वास्तव में डिले एफआईआर का प्रोविजन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पहले दिया गया था उसे ही समाहित किया गया है। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि चूंकि एफआईआर तो तत्काल करना है, इसलिए यदि थाना प्रभारी को लगता है कि यह मामला संदिग्ध है, सिविल डिस्प्यूट नेचर का है या पारिवारिक विवाद से संबंधित है, तो उस स्थिति में आपको तत्काल ही डीएसपी से या उससे वरीय पदाधिकारी से आदेश प्राप्त करना है और तब स्टेशन डायरी करके आपको उसका जांच करना है। और जांच में जिस तरह का तथ्य प्राप्त होगा उसके अनुसार अग्रतर कार्रवाई करना है। उसी तरह उपधारा 4 में जो पहले के उपधारा 3 था में भी आंशिक रूप से संशोधन किया गया है और कहा गया है जो पहले के था कि यदि कोई पीड़ित या कोई व्यक्ति थाना पर आकर संज्ञेय अपराध की सूचना देता है और थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है, तब उस पीड़ित के द्वारा इस संबंध में लिखित रूप से पुलिस अधीक्षक को जाकर या डाक के द्वारा सूचित किया जाएगा। और पुलिस अधीक्षक का यह कर्तव्य था कि यदि उस आवेदन पर संज्ञेय अपराध बनता है तो या तो वह स्वयं अनुसंधान करेगा या अपने किसी भी कनीय पदाधिकारी से उसका अनुसंधान करा सकता है। अब इसमें यह जोड़ दिया गया है कि थाना प्रभारी द्वारा यदि एफआईआर नहीं करता है तो निश्चित रूप से वो इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को जाकर खबर करेगा ही, क्योंकि अब आगे के सेक्शन में यह उल्लेख कर दिया गया है कि जब वो न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय में उसको शपथ पत्र दायर करना है कि थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक दोनों के पास गए थे लेकिन उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया। इसलिए अब इसका ध्यान रखना आवश्यक है। उसी तरह धारा 174 जो पूर्व का धारा 155 था, जो असंज्ञेय मामले के संबंध में था, उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। पहले जो 155 में दिया गया था उसके अनुसार यदि थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र में, यहां क्षेत्र लिखा हुआ था, अपने क्षेत्र में घटित असंज्ञेय अपराध का मामला प्राप्त होता है तो उसका वो स्टेशन डायरी करके एक कॉपी सूचक को देकर सक्षम न्यायालय में जाने का निर्देश देता था।
अब इसमें यह जोड़ दिया गया है कि वो तो पहले का प्रोविजन यथावत है, लेकिन आपको हर एक पखवाड़े में जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का सूचना प्राप्त हुआ है उसका एक प्रति लेके फॉरवर्डिंग बना के आपको अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजना है। यह अनिवार्य कर दिया गया है ताकि न्यायालय उस पर आवश्यक कार्रवाई कर सके। या तो न्यायालय स्वयं संज्ञान ले सकता है या फिर वो आपको आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आदेश कर सकता है। उसी तरह धारा 175 जो पूर्व में धारा 156 था, जो संज्ञेय मामले के इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाए उससे संबंधित था, उसमें भी परिवर्तन किया गया है। उसके परंतु एक में जोड़ा गया है जिसके अनुसार पुलिस अधीक्षक मामले की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए किसी भी संज्ञेय अपराध के कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए डीएसपी को भी आदेश कर सकते हैं। अब यहाँ ये एक महत्वपूर्ण है कि हम लोग के यहाँ चूंकि एएसआई सब इंस्पेक्टर भी आईओ बनते हैं और अफसर इंचार्ज सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर दोनों होते हैं, लेकिन जहां ये बीएनएसएस बनाया गया उस स्थिति में ज्यादातर अफसर इंचार्ज इंस्पेक्टर ही थे। इसलिए ये जोड़ा गया है कि एसपी यदि चाहें तो कांड की गंभीरता को देखते हुए किसी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए डीएसपी को भी आदेश दे सकते हैं। उसी तरह उपधारा 3 नया जोड़ा गया है जिसके अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना देने पर जब थाना प्रभारी एवं पुलिस अधीक्षक दोनों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाए तो पीड़ित इस आशय का शपथ पत्र देते हुए अपना आवेदन धारा 210 बीएनएसएस में सक्षम कोई भी मजिस्ट्रेट को देगा। यानी जब पीड़ित सर्वप्रथम थाना पर थाना प्रभारी के पास आया एफआईआर दर्ज कराने के लिए, थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, तत्पश्चात वह पुलिस अधीक्षक के पास गया, अब पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, तत्पश्चात ही वह मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और इस आशय का वो शपथ पत्र देगा। और जब शपथ पत्र देगा तब मजिस्ट्रेट ठीक समझे वैसा जांच के पश्चात एवं इस संबंध में पुलिस पदाधिकारी द्वारा दिए गए निवेदन पर पूर्वोक्त प्रकार का आदेश यानी अनुसंधान का आदेश दे सकता है। इस धारा में यह स्पष्ट है कि यदि कोई शपथ पूर्वक जाके न्यायालय में कहता है कि मैं थाना पर गया था लेकिन थाना प्रभारी द्वारा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया संज्ञेय मामला होने के पश्चात भी, तो न्यायालय उससे कारण परीक्षा कर सकता है और कारण परीक्षा करने के पश्चात ही यदि वो उसकी बात को सत्य पाता है तभी वह इन्वेस्टिगेशन का आदेश देगा। उसी प्रकार उपधारा 4 नया जोड़ा गया है जिसके अनुसार जब धारा 210 बीएनएसएस के तहत सशक्त दंडाधिकारी के पास किसी लोक सेवक के विरुद्ध कोई परिवाद प्राप्त होता है, यह धारा पुलिस पदाधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है या किसी भी पब्लिक सर्वेंट के लिए, क्योंकि अभी जो देख रहे थे कि इस स्थिति में अधिकतर पुलिस पदाधिकारी या पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध अनावश्यक चार्ज लगाकर कोर्ट कंप्लेन फाइल कर दिया जाता था, इस पर रोक लगाने का यह प्रावधान बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि जब किसी लोक सेवक के विरुद्ध कोई परिवाद प्राप्त न्यायालय में होता है और वह ऐसे कार्य के लिए है जो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान किया गया था, तो दंडाधिकारी उस पर तुरंत कॉग्निजेंस नहीं लेगा, बल्कि जो आरोपी लोक सेवक है जिस पर आरोप लगाया गया है उससे शो कॉज करेगा, साथ ही साथ उस लोक सेवक से जो वरीय पदाधिकारी हैं उस पदाधिकारी से भी उस घटना के तथ्य एवं परिस्थिति के संबंध में रिपोर्ट करेगा। बीएनएसएस का धारा 176 जो सीआरपीसी का पुराना धारा 157 था उसमें भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। इसमें प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया था। इसमें 2 उपधारा था, अब एक उपधारा 3 नया जोड़ा गया है। साथ ही उपधारा के द्वितीय परंतुक एवं उपधारा 2 में भी परिवर्तन किया गया है। उपधारा 1 के द्वितीय परंतुक जो बलात्संग
की पीड़िता यानी रेप की जो विक्टिम है उससे संबंधित है कि यदि रेप की विक्टिम बयान देने के लिए कहीं दूसरे स्थान पर पुलिस पदाधिकारी को कहती है और पुलिस पदाधिकारी के द्वारा पीड़िता के बताए स्थल पर या उसके घर पर जब जाके बयान लिया जाता है, जो बयान महिला पुलिस पदाधिकारी के द्वारा ही लिया जाता है, तो उसमें है कि यदि आप बाहर जाकर उस रेप पीड़िता का बयान लेते हैं तो उसका ऑडियो वीडियोग्राफी भी कराना है, यानी आप अपने मोबाइल से भी उसका वीडियोग्राफी करना आवश्यक बता दिया गया है। यानी रेप पीड़िता जब थाना से बाहर बयान देती है उस स्थिति में उसके बयान का वीडियोग्राफी आवश्यक बनाया गया है। उसी तरह इसी सेक्शन के उपधारा 2 में परिवर्तन किया गया है, जो थाना प्रभारी द्वारा अनुसंधान से इनकार करने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। यानी जब पुलिस पदाधिकारी द्वारा एफआईआर तो रजिस्टर्ड किया जाता है, लेकिन 176 में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें पुलिस पदाधिकारी के लिए इन्वेस्टिगेशन से रिफ्यूज करने का अधिकार दिया गया है। और जब यदि पुलिस पदाधिकारी इन्वेस्टिगेशन से रिफ्यूज कर देता है तो उसका पाक्षिक रिपोर्ट आपको संबंधित न्यायालय में भेजना है कि किस किस का आपने इन्वेस्टिगेशन से रिफ्यूज किया है, उसका प्रतिवेदन आपको देना है। इसी धारा के उपधारा 3 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है और कहा गया है कि थाना प्रभारी को जब एफआईआर के पश्चात घटना स्थल पर सेल प्रोसीड टू पीओ लिखा हुआ है, जाने की बाध्यता है, उस स्थिति में यदि वह घटना 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है तो थाना प्रभारी द्वारा घटना स्थल पर फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाने के लिए सूचना देना आवश्यक है। और वैसे केस में फोरेंसिक एक्सपर्ट निश्चित रूप से घटना स्थल पर जाएगा, घटना स्थल का वीडियोग्राफी करेगा, फोरेंसिक एविडेंस जो इकट्ठा करना है वो भी फोरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा ही इकट्ठा किया जाएगा। यह अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए इसका अनुपालन आवश्यक है। उसी तरह धारा 179 बीएनएसएस जो पूर्व का धारा 160 था, जिसमें पुलिस पदाधिकारी को यह अधिकार दिया गया था कि किसी साक्षी को वो सम्मन देकर थाना पर बयान के लिए बुला सकता है। उसमें पहले से यह व्यवस्था थी कि किन किन लोगों को आपको सम्मन देके नहीं बुलाना है, तो जिनको नहीं बुलाना था उसी में यह जोड़ दिया गया है कि यदि कोई साक्षी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो ऐसे व्यक्ति को भी आपको थाना पर बयान लेने के लिए नहीं बुलाना है। लेकिन उसमें एक और संशोधन किया गया है जिसके अनुसार जिस व्यक्ति को नहीं बुलाना है, यदि वो व्यक्ति स्वयं थाना पर आकर बयान देना चाहता है तो उसके लिए उसको अनुमति दिया जा सकता है। इसमें यह ध्यान रखना है कि यदि आप बुलाते हैं किसी महिला को, किसी बूढ़ा को, किसी बीमार को, तो उसका कंसेंट आपको लिखित रूप में प्राप्त कर लेंगे कि वह स्वयं थाना पर आकर अपना बयान देने के लिए इच्छुक था। तत्पश्चात उसको आप थाना पर बुलाकर बयान ले सकते हैं। उसी तरह बीएनएसएस के धारा 183 जो सीआरपीसी के धारा 164 के समतुल्य है, उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। उसमें जो परिवर्तन किया गया है उसमें यह महत्वपूर्ण है कि महिला से संबंधित जो अपराध है जिसमें पीड़ित महिला का बयान जहां तक संभव हो महिला दंडाधिकारी द्वारा ही लिया जाएगा, यह व्यवस्था किया गया है। यानी महिला से संबंधित जो अपराध है, बलात्कार है या अन्य सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, तो उसमें जब आप जो पूर्व का धारा 164 था अब 183 हो गया है, उसमें जब बयान करा रहे हैं मजिस्ट्रेट के पास तो मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि जहां तक संभव हो महिला दंडाधिकारी के द्वारा ही उसका बयान लिया जाएगा। और यदि कोई महिला दंडाधिकारी उपलब्ध नहीं है तो पुरुष
दंडाधिकारी किसी महिला के उपस्थिति में उसका बयान लेगा। उसी के दूसरे परंतुक में यह जोड़ा गया है कि यदि वह अपराध 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है तो वैसे केस में पुलिस के द्वारा जो उस केस के अन्य साक्षी हैं पीड़ित के अलावा उसका कथन भी आपको दंडाधिकारी के समक्ष अभिलिखित कराना आवश्यक होगा। तो दंडाधिकारी के लिए कहा है कि यदि पुलिस पदाधिकारी ऐसे साक्षी को लाते हैं तो उनका भी बयान आप रिकॉर्ड करेंगे। उसी तरह इसी अध्याय में धारा 184 जो पुराना धारा 164A था जो बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा से संबंधित था, इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है कि यदि रेप की विक्टिम का जो मेडिकल जांच कराते हैं तो डॉक्टर के लिए यह व्यवस्था किया गया है कि डॉक्टर निश्चित रूप से 7 दिन के भीतर उस मेडिकल रिपोर्ट को आईओ के पास देगा। इसलिए ये आवश्यक है पुलिस पदाधिकारी के लिए कि इस धारा को आप अधिक से अधिक डॉक्टरों के बीच में भी प्रचारित प्रसारित करें ताकि सभी डॉक्टर जान जाएं कि 7 दिन के भीतर ही आपको रेप विक्टिम का मेडिकल रिपोर्ट पुलिस पदाधिकारी को देना है और तत्पश्चात ही पुलिस पदाधिकारी उसको न्यायालय के समक्ष भेजेगा। उसी तरह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन धारा 185 जो सीआरपीसी का पुराना धारा 165 था उसमें किया गया है। यद्यपि कि यह भी पहले से अंतर्निहित था लेकिन अब स्पष्ट कर दिया गया है कि पुलिस पदाधिकारी द्वारा जब तलाशी लेने का काम किया जाता है बिना सर्च वारंट के तो तलाशी लेने वाले पदाधिकारी निश्चित रूप से जिस चीज के लिए तलाशी ले रहे हैं उसका विवरण केस डायरी में वो लिखेंगे। यानी पहले से भी यह था लेकिन अब इसको इस धारा के साथ जोड़ दिया गया है कि आप बिना वारंट के यदि तलाशी ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं और किस चीज के बरामदगी के लिए ले रहे हैं यह लिखना आपको केस डायरी में आवश्यक कर दिया गया है। और साथ ही साथ उपधारा 2 में यह भी जोड़ दिया गया है कि उसका ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस के द्वारा यानी उसका वीडियोग्राफी भी आपको निश्चित रूप से कराना है जो आप तलाशी ले रहे हैं। और तलाशी के दौरान जो यदि कोई चीज पाया गया है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग 48 घंटा के भीतर आपको संज्ञान के लिए जो सशक्त मजिस्ट्रेट हैं उनके पास भेजना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप तलाशी लें तो केस डायरी में तदनुरूप आप लिखें और उसका वीडियोग्राफी 48 घंटा के भीतर आप मजिस्ट्रेट के पास भेज दें। उसी तरह धारा 187 जो पूर्व का धारा सीआरपीसी का 167 था उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। सबसे पहले तो यह लिखा गया है कि 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा यदि नहीं किया जाता है तो इस धारा के उपधारा 2 में जो परिवर्तन किया गया है उसके अनुसार पुलिस पर जो रिमांड लेने की प्रक्रिया है उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। पहले सीआरपीसी में प्रावधान था कि जब कोई अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है उस दिन से 15 दिनों के अंदर ही पुलिस रिमांड पर लिया जा सकता है। अब इसमें परिवर्तन कर पुलिस के लिए यह सुविधाजनक बना दिया गया है कि ऐसे कांड जिसमें 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का प्रावधान है उसमें पुलिस के समक्ष जिस दिन सरेंडर किया या पुलिस के समक्ष जिस दिन प्रस्तुत किया गया उस दिन से 60 दिनों के भीतर आप उसका रिमांड कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस कांड में 10 वर्ष से नीचे का प्रावधान है उसमें आप 40 दिनों तक पुलिस रिमांड पर ले सकते हैं। यह परिवर्तन आवश्यक था क्योंकि तत्काल 15 दिन तक बहुत बार तो ऐसा होता था कि कोई सरेंडर करता था तो आपको मालूम भी नहीं होता था और 15 दिन की अवधि व्यतीत हो जाती थी। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन कुछ आगे बढ़ता तब तक 15 दिन का अवधि समाप्त हो जाता था। इसलिए इस अवधि को बढ़ा के पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा परिवर्तन किया गया है। लेकिन पुलिस रिमांड पर लेने का कुल अवधि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वो अवधि अभी भी 15 दिन ही है।
इस तरह एक परंतु नया जोड़ा गया है जिसके अनुसार पुलिस रिमांड पर लिए गए व्यक्ति को पुलिस थाना में ही रखना अनिवार्य है या अन्य स्थान जिसको राज्य सरकार द्वारा थाना के रूप में घोषित किया गया है या कहता है जो अधिसूचित है उसी स्थान पर रखना है। यानी पुलिस रिमांड पर लेके आप कहीं उसको अन्यत्र नहीं रख सकते हैं। उसी तरह धारा 190 जो पूर्व का धारा 170 था उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। इसी धारा जो पुराना सीआरपीसी था 170 उसके तहत हम लोग जब किसी अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य पर्याप्त होता था तब उसको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते थे या वो सरेंडर करता था। पूर्व में इसी धारा को आधार बनाकर पुलिस द्वारा सभी गैर जमानती अपराध के मामले में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करने के पूर्व गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता था या अभियुक्त स्वयं मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित होता था। परंतु इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व के वर्षों में ही कई आदेश दिए गए थे और कहा गया था कि गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है चार्जशीट देने के लिए। इसी को अब इस धारा में जोड़ दिया गया है और इसमें कहा गया है कि यदि पुलिस द्वारा अभियुक्त से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में प्रतिभूति ले लिया गया हो तत्पश्चात आरोप पत्र बिना अभियुक्त के अभिरक्षा में भेजे समर्पित किया गया है तो न्यायालय ऐसे आरोप पत्र को लेने से इनकार नहीं कर सकता है। वास्तव में यह विशेष परिस्थिति में ही किया जाएगा क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो पूर्व में आदेश दिया गया था उस आदेश को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कंडीशन लगाया था और कहा था कि यदि कोई ऐसा अभियुक्त है जिसको भागने की संभावना नहीं है और साथ ही साथ वो सम्मन का तामीला करेगा यानी जब न्यायालय उसको बुलाएगा तब वो न्यायालय के समक्ष निश्चित रूप से उपस्थित हो जाएगा, उसी परिस्थिति में उसको प्रतिभूति लेके आप छोड़ सकते हैं। बिल देने का प्रोविजन नहीं है, सिर्फ प्रतिभूति लेके आपको उसको छोड़ देना है। न्यायालय उसको जब सम्मन करेगा तब वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगा। जो हम लोग के यहाँ अभी भी सीबीआई के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उसमें यह प्रक्रिया अपनाया जाता था। यह प्रक्रिया अब पुलिस के लिए भी बना दिया गया है, लेकिन इसको बहुत ध्यान से ही इसका उपयोग करना है। उसी तरह धारा 193 जो पूर्व का धारा 173 था, अन्वेषण समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी जो रिपोर्ट देता था, जो फाइनल फॉर्म सबमिट किया जाता था, चाहे वो चार्जशीट सबमिट हो चाहे वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो, उसमें परिवर्तन किया गया है। पूर्व में भी 173(1)(a) में लिखा था कि बच्चा से संबंधित जो रेप का केस है उसमें 60 दिन के भीतर आपको इन्वेस्टिगेशन समाप्त करके जो फाइनल फॉर्म है सबमिट करना है। उसमें यह ध्यान रखना है और यह स्पष्ट लिख दिया गया है कि जिस दिन एफआईआर हुआ उस दिन से 60 दिन के भीतर आपको काउंट करना है और 60 दिन के भीतर यदि वो केस बच्चा से संबंधित है, पोक्सो से संबंधित है या बच्चा के रेप से संबंधित है, तब आपको 60 दिन के भीतर न्यायालय में फाइनल फॉर्म सबमिट कर देना आवश्यक है। उसी धारा में एक और परिवर्तन करके जोड़ा गया है कि अंतिम प्रपत्र राज्य सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में तो जो अभी हम लोग समर्पित करते हैं उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी समर्पित किया जा सकता है। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समर्पित करते हैं तब आपको सीक्वेंस ऑफ कस्टडी भी अंकित करना आवश्यक होगा। इसी में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है जिसके अनुसार पुलिस अधिकारी को यदि आपका 90 दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन समाप्त नहीं होता है तो ये जो विक्टिम है या इन्फॉर्मेंट है उसका ये राइट बना दिया है कि उसको यह जानने का अधिकार है कि उसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं समाप्त हुआ और उस इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या हुआ। तो इसी को यह जोड़ दिया है 193(3)(2) में और कहता है कि पुलिस अधिकारी को 90 दिनों के अंदर अन्वेषण की प्रगति की सूचना
किन्हीं साधनों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सहित सूचक या पीड़ित को देना अनिवार्य है। यानी आप भले इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही उसको सूचना दीजिए, लेकिन यह सूचना देना अनिवार्य है कि भाई आपका केस अब तक क्यों इन्वेस्टिगेशन में है, उस केस में क्या क्या कार्रवाई अब तक आप लोगों के द्वारा, पुलिस के द्वारा किया गया है। ये राइट ऑफ विक्टिम को जोड़ा गया है। उसी तरह इसी धारा के 193 क्लॉज 8 जो पूर्व में 193 क्लॉज 7 था को संशोधित करते हुए कहा गया है कि अनुसंधानकर्ता को आरोप पत्र के साथ ही पुलिस पेपर की उतनी प्रति जितना 230 में अपेक्षित हो वो भी सबमिट करना है। अब तक आप जितना एक्यूज रहता था उतना कॉपी बना के न्यायालय को देते थे, अब इसमें एक और पीड़ित के लिए भी जोड़ दिया है। ये कहे कि विक्टिम राइट को समाहित किया है, यानी विक्टिम को भी अब पुलिस पेपर का एक प्रति मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी वो पेपर उसको दिया जा सकता है। उसी तरह अंतिम प्रपत्र समर्पित करने के पश्चात अग्रतर अनुसंधान के संबंध में जो पहले प्रोविजन सीआरपीसी में 173(8) में था उसको अब 173(9) में समाहित कर दिया गया है और इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया है। पहले से यह व्यवस्था थी कि पुलिस के द्वारा यदि इन्वेस्टिगेशन के पश्चात किसी केस में अंतिम प्रपत्र समर्पित कर दिया गया है और उसके पश्चात उसको कोई नया एविडेंस प्राप्त होता है तो न्यायालय को सूचित करते हुए आप उसका इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सकते हैं। न्यायालय से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं थी। अब इसमें कर दिया है कि यदि पुलिस के द्वारा फाइनल फॉर्म सबमिट होने के पश्चात न्यायालय के द्वारा यदि उस केस का ट्रायल शुरू हो गया है, तब आप उसका इन्वेस्टिगेशन यदि फिर प्रारंभ करना चाहते हैं तो ट्रायल मजिस्ट्रेट से आपको उसके लिए अनुमति लेना होगा और अनुमति लेने के पश्चात पुनः उसका अनुसंधान 90 दिन के अंदर पूरा कर लेना होगा। यदि 90 दिन के अंदर पूरा नहीं होता है तो पुनः ट्रायल कोर्ट से उसके विस्तार के लिए आपको अनुरोध करना होगा, तत्पश्चात ही आप उस केस का इन्वेस्टिगेशन आगे कर सकते हैं। उसी तरह धारा 194 जो पूर्व का धारा 174 था उसमें परिवर्तन किया गया है कि जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट आप पुलिस के द्वारा बनाया जाता है तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट का कॉपी 24 घंटा के अंदर यूडी केस यदि है तो डीएम एसडीओ के पास भेजना है, अन्य केस में भी मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटा के अंदर इंक्वेस्ट रिपोर्ट का भी कॉपी भेजने की बाध्यता बताई गई है। उसी तरह धारा 195 जो पूर्व का धारा 175 था जो इंक्वेस्ट के लिए गवाह को समन करने का अधिकार पुलिस को दिया था तो उसमें भी परिवर्तन किया गया है और उसमें जो पहले था कि किसको किसको आप समन देके नहीं बुला सकते हैं उसी में जोड़ दिया गया है कि कोई गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति को भी आप समन देके नहीं बुला सकते हैं, और लेकिन यदि वो खुद आना चाहे तो उसको बुलाया जा सकता है। इतना ही महत्वपूर्ण परिवर्तन इस अध्याय में किया गया है। धन्यवाद।